आज के क्लास में शुरू करना है टॉपिक हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड। ओके, तो रोज़ाना हमारी जो क्लास होती है वो होती है 8 बजे। चलो तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का। ए डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एक मिनट, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। A delicate organ like the brain, which is so important for a variety of activities, needs to be carefully protected. अब क्या पढ़ रहे हैं हम? टिश्यूज़ किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों ब्रेन को क्यों प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? क्योंकि ब्रेन जो होता है एक डेलिकेट ऑर्गन होता है और साथ ही साथ क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। अगर ब्रेन में चोट लग गई तो क्या होता है, तो ये अफेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी के मूवमेंट को। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सुना होगा कोमा क्या होता है? जब पर्सन कोमा में चले जाता है तो उसका क्या होता है, उसका ब्रेन जो होता है डेड हो जाता है, लेकिन पूरी बॉडी एक्टिव होती है। अगर पूरी बॉडी उसकी ठीक है, ऑर्गन्स उसके सही है, लेकिन ब्रेन ही डेड हो गया तो फिर वो बॉडी या फिर ऑर्गन्स किस काम के? क्योंकि वो तो फिर बेड रेस्ट पे चला जाता है, कम्प्लीटली उसको अनकॉन्शियस हो जाता है। तो इसलिए ब्रेन को क्या होता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन के पास खुद ही क्या होता है, एक स्कल होता है जो कि किससे बना होता है? बोन से बना होता है और बहुत ही ज़्यादा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड ए बोनी बॉक्स। अब क्या है, बॉडी हमारी इस तरीके से डिज़ाइन है जिसमें जो हमारा ब्रेन होता है वो कहाँ पे फिट होता है? एक बोनी बॉक्स होता है। बोनी बॉक्स किसको बोल रहे हैं? वो स्कल को बोल रहे हैं। जो हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारे शरीर में, ये जो दिमाग में ये जो हड्डी है, स्कल जो है, ये इसके अंदर हमारा ब्रेन जो होता है वो फिट होता है। तो इसको जो स्कल है इसको बोल रहे हैं ये बोनी बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स स्कल यानी कि स्कल, द ब्रेन इज कंटेन्ड इन ए फ्लूइड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्सॉर्प्शन। अब क्या होता है, अब जैसे कि सपोज ये है स्कल ये हो जाता है हमारा ब्रेन। अगर ये ब्रेन है ना, तो यहाँ पे जो ये स्पेस जो होती है ना, ये स्पेस भरी होती है किससे? फ्लूइड से भरी होती है। एक ये फ्लूइड होता है, ये जो फ्लूइड होता है ये काम करता है अगर हमारे दिमाग में या फिर सर में चोट लगी या फिर हमारा सर ज़मीन से टकराया, दीवार से टकराया, तो ये जो होता है, ये जो फ्लूइड होता है ये इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है। ऊपर से एक हमारी क्या हो गई, हड्डी हो गई, स्कल हो गया, फिर उसमें क्या हो गया, एक फ्लूइड भरा होता है। वो फ्लूइड भी क्या हेल्प करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे ब्रेन के पास क्या क्या हो गए प्रोटेक्शन के लिए? दो चीज़ हो गई, दो शील्ड्स हो गई। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन ऑन द मिडल ऑफ योर बैक, अगर अपना जो है मिडल ऑफ योर बैक के पीछे, बैक यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कमर की, ठीक है, कमर में पीछे के बीच में देखोगे तो क्या होता है, हमें एक लंबी सी क्या होती है, हमारी क्या होती है, ये वर्टिकल कॉलम होती है। उसे छू के देखो तो क्या होता है, ये यू विल फील ए हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। क्या फील होगा? हार्ड और बम्पी स्ट्रक्चर फील होगा। इसे क्या बोलते हैं? वर्टिबल कॉलम और बैकबोन। क्या बोलते हैं? वर्टिबल कॉलम और बैकबोन, जो प्रोटेक्ट करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। पीछे हमारी क्या होती है, ये जो जा रही है ना पीछे की तरफ कमर में, ये इसमें ये होती है हमारी बैकबोन और इसके बीच में जाती है स्पाइनल कॉर्ड। इस तरीके से ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और ये जो होती है ऐसा होती है वर्टिबल कॉलम। इस तरीके से बोन्स लगी होती हैं वर्टिबल कॉलम में, इसको प्रोटेक्ट करती हैं, मतलब चारों तरफ। ओके, अब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड में एक बार में अगर वो डैमेज हो गई तो वो क्या होती है, वो रिपेयर नहीं हो पाती, और वो रिपेयर नहीं हो पाती तो फिर क्या होता है, इंसान जो होता है वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे चला जाता है। तो वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता, ना उसके हाथ चलते हैं ना पैर चलते हैं। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत ज़्यादा, उसको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। अब ये जो नर्वस टिश्यू होता है वो एक्शन कैसे कॉज करता है?
सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे कि नर्वस टिश्यू यानी कि नर्वस सेल्स या फिर न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं, इसको ये कैसे, हाउ इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, सेंसेस अराउंड द बॉडी, प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, ओके, एंड कन्वेज डिसीजन टू मसल्स फॉर एक्शन। तो अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे प्रीवियस क्लासेस में कि हम ये पढ़ रहे थे नर्वस टिश्यू, यहाँ पे यही बात हो रही है, न्यूरॉन्स या नर्वस सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करती हैं, फिर बॉडी में कैसे सेंड करती है, उस इन्फॉर्मेशन को माइंड में वो कैसे प्रोसेस होती है, फिर उस बेसिस पे वो डिसीजन कैसे बनता है, फिर उस डिसीजन को कन्वेज डिसीजन, फिर वो डिसीजन को मसल्स में कैसे सेंड करती है, किस चीज़ के लिए, कि वो एक्शन ले उस पर। तो हम यही पढ़ रहे थे अब तक, इन्होंने यही चीज़ यहाँ पे दोबारा रिपीट करी है। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, दूसरे शब्दों में जब हमें कोई एक्शन करना होता है या फिर कोई मूवमेंट करनी होती है तो मसल टिश्यू विल डू दी फाइनल जॉब। तो फाइनल जॉब कौन करती है, मसल टिश्यू ही करती है। ऑब्वियसली एक्शन और मूवमेंट कौन करेगा, वो एक मसल ही करेगी। अगर हमें पेन उठाना है तो कौन करेगा, हमारे हाथ की मसल्स करेगी। अगर हमें दौड़ना है तो हमारे पैर की मसल्स करेगी। तो आखिर में जो काम है वो कौन करेगा, वो मसल की टिश्यू ही करेंगी। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो एनिमल मसल्स होती हैं वो कैसे मूव करती हैं। व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल, देखो इसकी भी एनिमल मसल की भी ना सेम ही होती है जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग की होती है ना। बस ये है थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं, ठीक है। व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल, अब क्या है, जो नर्व इम्पल्स जो होती है, इम्पल्स जो आ रही है, जो आउटपुट जो आ रहा है कहाँ पे पहुँचेगा, मसल में पहुँचेगा एनिमल्स में। फिर क्या होगा, मसल फाइबर क्या होंगी, वो मूव करेंगी, ओके। जो नर्व इम्पल्स है इस एनिमल्स में भी क्या होगा, वो मसल्स में आएंगे और लास्ट में कौन एक्शन लेगा, मसल फाइबर या मसल सेल्स जो होती हैं वो ही एक्शन लेंगी। सेम एज लाइक ह्यूमन, जैसे हम ह्यूमंस में भी हो रहा था वैसे ही। हाउ डज ए मसल सेल्स मूव, तो मसल सेल्स, अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन यह है कि अगर लास्ट में मसल सेल ही एक्शन लेती है तो मसल सेल मूव कैसे करती है ना। क्योंकि बात सही भी है इनकी कि अगर लास्ट में मसल सेल को ही, मसल्स जो हैं उनको ही एक्शन लेना है तो वो कैसे एक्शन लेती हैं, फिर कैसे मूव करती हैं, ये पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट at the cellular level is that muscle cells will move by changing their shape so that they shorten। अब कैसे मूव करती हैं, बहुत इनका क्या है कि बहुत सिंपलेस्ट नोशन, मतलब बहुत सिंपल तरीके से जो सेल्यूलर लेवल पे जाके, सेल्यूलर लेवल क्या होता है, सेल देखो एक ऑर्गन होता है, ऑर्गन किससे बना होता है, मेड अप ऑफ टिश्यू, टिश्यू किससे बनी होती है, सेल्स से। तो अब हम इतने पे आ गए हैं कि वो कहाँ पे मूवमेंट होती है, सेल्स में मूवमेंट होती है। और सेल में कैसे होती है, ये जो मसल सेल्स होती हैं क्या करती हैं, वो अपनी चेंज करती हैं, क्या चेंज करती हैं, शेप चेंज करती हैं। देखो सेल्स जो होती हैं, मसल सेल्स जो होती हैं, वो जो होती हैं अपनी शेप चेंज करती हैं। शेप कैसे चेंज करती हैं, वो क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए मसल कैसे मूव करती है, वो अपनी जो सेल्स होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मसल सेल क्या होती है, मूवमेंट करती हैं। अब कह रहे हैं, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हम इनका, हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप। अब इनका क्वेश्चन भी सही है भाई कि मूवमेंट, पहले पूछ रहे थे कि मूवमेंट कैसे होती है, कौन करते हैं, मसल सेल करती है, लेकिन कैसे करती है, फिर हमने बताया कि इन्होंने बताया कि सेल कैसे हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब इनका क्वेश्चन फिर से कह रहे हैं छोटी कैसे होती है, चलो देखते हैं। द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेल्यूलर कॉम्पोनेंट्स। तो सेल जो होती है वो छोटी कैसे होती है, कि उसका आंसर कहाँ है, जो केमिस्ट्री का, यहाँ पे केमिस्ट्री मतलब नहीं है, यहाँ पे जो सेल्यूलर कॉम्पोनेंट्स, सेल जिन चीज़ों से बनी होती हैं, जो उसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उसका आंसर वो है कि जो सेल जिस चीज़ों से बनी होती है वो उनके थ्रू जो होती है अपने साइज को चेंज कर लेती है। Muscle cells have special protein that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulse।
अब कैसे होता है, इसका कंपोनेंट क्या बना होता है, मसल सेल की जो मसल सेल्स जो होती है उसमें होता है एक तरीके का स्पेशल प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होता है वो हेल्प करता है सेल की शेप को चेंज करने में, और जो शेप होती है और जो उनका अरेंजमेंट होता है वो चेंज होता है बाय दिस स्पेशल प्रोटीन। ये जो स्पेशल प्रोटीन जो होता है इसके थ्रू जो होता है मसल सेल अपनी जो होती है शेप चेंज करती है। कब चेंज करती है, जब उसके पास ये जो नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आता है, जो आउटपुट आता है कि हमें पेन उठाना है, सपोज पेन उठाना है, तो ये कैसे इस नर्वस इम्पल्स के एक्शन के लिए अपनी सेल्स को चेंज करती है और वो फिर इस तरीके से पेन को उठाती है। When this happens, जब ये होता है, न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव्स द मसल सेल्स ए शॉर्टर फॉर्म। अब क्या हुआ, जब ऐसा होता है तो ये क्या होता है, न्यू अरेंजमेंट क्या होता है, प्रोटीन को क्या बोलता है, प्रोटीन जो होता है इन सेल्स को छोटा कर देता है। अब यही बात इन्होंने फिर से यही दोहराई है कि क्या होता है, ये जो न्यू अरेंजमेंट जो होता है, प्रोटीन जो होता है वो सेल को छोटा कर देता है। ठीक, रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9। अब क्या कह रहे हैं, हम क्लास 9 की बात कर रहे हैं, मसल टिश्यू की क्लास 9 की, अगर याद है ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ेंगे, हम इसमें भी पढ़ ही रहे हैं, है ना, तो चिंता करने वाली बात नहीं है ना बच्चों। चलो हम टॉपिक देखते हैं अपना। देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल। अब पढ़ा है हमने क्या, 9th में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स पढ़ी हैं। ओके, सच एज वॉलेंट्री मसल्स, जो हम पढ़ भी रहे हैं, पिछले प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ी भी हैं। वॉलेंट्री मसल्स जो कि अपना आप, जिसको हम कंट्रोल्ड वे में सोच समझ के हम यूज़ करते हैं। इनवॉलेंट्री मसल जैसे कि हमारी हार्ट की मसल हो गई, या फिर इनवॉलेंट्री मतलब कि जो कि बिना सोचे समझे हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पे मसल्स की बात हो रही है, तो वो वाली मसल्स जो कि जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारे हार्ट में क्या होती है, मसल्स ही होती हैं, तो वो क्या होता है, हार्ट जो बीट हो रहा है वो खुद ही बीट हो रहा है ना। बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दिस वुड बी। तो क्या बोल रहे हैं कि हमने अभी तक जो डिस्कस करा है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो इनके बीच का हम डिफरेंस हम बता सकते हैं, जो कि अभी मैंने बताया, भी डिस्क्राइब कर दिया, पहले ही डिस्क्राइब कर दिया इनको बोलने से पहले, है ना। अच्छा चलो क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। तो रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं, मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ क्या, मैं फास्ट बोल रहा, मैंने, मुझे बताना अगर फास्ट लगे कमेंट सेक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जब हम बिना सोचे समझे एकदम से एक्शन कर दिया। वॉकिंग क्या होती है, ये होती है एकदम कंट्रोल्ड, हमने सोच समझ के हमने एक्शन लिया, वॉलेंट्री होती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो जाता है, इनवॉलेंट्री हो जाता है। ओके, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनेप्स होता है, साइनेप्स क्या पढ़ा था हमने, जो गैप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो उस साइनेप्स पे क्या होता है, तो क्या होता है साइनेप्स पे, एक न्यूरॉन जो होता है अपना मैसेज जो होता है वो केमिकल रिएक्शन से या फिर केमिकल के थ्रू उस इम्पल्स को क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन पे सेंड करता है ना, यही होता था, यही पढ़ा था हमने। थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जो पोस्चर और इक्विलिब्रियम जो होता है बॉडी को, वो कौन मेंटेन करता है, वो मेंटेन करता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम को मैंने बताया था, अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है, पोस्चर और इक्विलिब्रियम क्या होता है, सही नहीं रहता, और इंसान क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो अल्कोहल किसको अफेक्ट करता है, सेरिबेलम को। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पार्ट ऑफ द ब्रेन हो जाता है आपका सेरिबेलम। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती और इंसेंस स्टिक। तो हम स्मेल जो होती है अगरबत्ती की हम कैसे बताते हैं, हम बताते हैं अपनी नोज़ के थ्रू। पर नोज़ में कौन सी वो होती है, सेल्स, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, कौन सी नर्व सेल्स होती हैं, तो वहाँ होती हैं ऑल्फैक्टरी, ये हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होती हैं कहाँ पे, नोज़ में। What is the role of the brain in reflex action?
तो जो रोल क्या होता है ब्रेन में, ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन के समय, तो ब्रेन का काम होता है जो आउटपुट जो होता है उसको सेंड करना, एकदम से हाथ को हटाना, क्या बोलते हैं, आउटपुट रिफ्लेक्स भेजना। ओके, ये काम होता है ब्रेन का। चलो शुरू करते हैं हम ना कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। ओके बच्चों, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे थे इतनी देर से कोऑर्डिनेशन किसका, ह्यूमंस का, एनिमल्स का। अब हम देखेंगे प्लांट्स में कैसा होता है कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स हैव ए नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि हम भी, एनिमल्स में हम भी आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो नर्वस सिस्टम जो होता है, एनिमल्स के पास क्या होते हैं और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है जो हमारी बॉडी, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, हम कोई काम करते हैं या कोई एक्शन करते हैं या मूवमेंट करते हैं, तो वो हम कौन देखता है, वो देखता है नर्वस सिस्टम। लेकिन प्लांट्स के पास तो नहीं होता ये नर्वस सिस्टम, बट प्लांट्स हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम। प्लांट्स के पास ना तो नर्वस सिस्टम होता है ना ही मसल्स होती हैं। सही, यहाँ तक समझ में आया। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब क्या कह रहे हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को। अब यहाँ पे स्टिमुली का क्या मतलब है, स्टिमुली का मतलब है जैसे कि हमने गर्म चीज़ को छुआ तो हम एकदम से हाथ जो हटाते थे, है ना, तो हमारा क्या था रिस्पॉन्ड जो है, हमारा गर्म चीज़ को छूना, वो क्या हो गया, स्टिमुली हो गया। ठीक है, स्टिमुली उसको बोलते हैं, स्टिमुली। ऐसे ही प्लांट में कुछ हुआ, ठीक है, उनका भी, प्लांट का भी कोई स्टिमुली होता है, तो वो उस चीज़ को वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अभी और पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। When we touch the leaves of छुई मुई, अब देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है किसका, छुई मुई पौधे का। अब छुई मुई पौधे में क्या होता है, उसकी हम जब पत्तियों को हम छूते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, उसकी पत्तियाँ एकदम से फोल्ड हो जाती हैं, है ना, हट जाती हैं, छोटी हो जाती हैं फोल्ड होके। तो वो कैसे हुआ, तो हमारा छूना क्या हो गया, उस पौधे के लिए वो एक स्टिमुली हो गई, हमारे छूना उसके लिए क्या हो गई, एक स्टिमुली हो गई। When we touch the leaves of Chui Mui, the sensitive or touch me not plant of the Mimosa family, तो ये क्या होता है, इसलिए होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं या फिर टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। छुई मुई को इंग्लिश में यहाँ पे आ जाता है टच मी नॉट प्लांट। ये कौन सी फैमिली में आता है, मिमोसा फैमिली में। जो एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें लिखी होती है ना, वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, चाहे ये चीज़ इतनी ब्रैकेट में ही लिखी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन इसी से आ जाता है कि मिमोसा फैमिली का कौन सा प्लांट है, तो वो आ जाता है आपका टच मी नॉट प्लांट। तो एनसीईआरटी के ना हर एक वर्ड अगर लग भी रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, तो क्या हो जाता है, उसको छूने पे क्या हो जाता है, वो फोल्ड अप हो जाता है और ड्रूप मतलब नीचे की तरफ झुक जाता है। When a seed germinates, the root goes down, the stem comes up in the air. अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि जब सीड जो होता है जब बोते हैं, फिर वो जब उगना शुरू होता है तो रूट कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है। स्टेम क्या होता है, ऊपर की तरफ आता है। तो इनको ये कौन बता रहा है कि रूट को नीचे ही जाना है और स्टेम को ऊपर ही आना है। कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि स्टेम नीचे जा रही है और रूट ऊपर आ रहा है। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये स्टिमुलाई, ये चीज़ें वो उसको कैसे पता चल रहा है, ये कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, ये इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो इनका क्वेश्चन यही है, व्हाट हैपेंस। जो इतना सारा मैंने बोला ये इनका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, कि व्हाट हैपेंस। अब बताते हैं। फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, ये जो सेंसिटिव प्लांट है यानी कि छुई मुई का जो पौधा है, अब वो कैसे क्या करता है, कैसे मुड़ता है या फिर छुई मुई की तरह मतलब अपने आप को कैसे फोल्ड करता है ना। तो
मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। तो पहले कह रहे हैं कि सबसे पहले कि जो सेंसिटिव प्लांट या छुई मुई का जो पौधा होता है वो जैसे ही हम छूते हैं उस पर कैसे रिस्पॉन्स करता है, वेरी क्विकली, एकदम करता है। ऐसा तो नहीं कि 5 मिनट लग रहे हैं उसे हमने छुआ और 5 मिनट लग रहे हैं फिर धीरे 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 करके वो फोल्ड हो गया, ऐसा तो नहीं होता। हमने जैसे छुआ वैसे ही क्या हो गया, एकदम से फोल्ड हो गया। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। तो क्या बोल रहे हैं कि इस ऐसे में क्या होता है, कोई ग्रोथ नहीं इन्वॉल्व हो रही, नो ग्रोथ इन्वॉल्व। कभी सोच रहे हो कि कभी कोई सेल में ग्रोथ हो रही है या फिर कुछ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल था, जब उगता है तो रूट नीचे जाती है, स्टेम ऊपर आती है, तो वो किसकी वजह से होता है, ये होता है ग्रोथ की वजह से। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं थोड़ा जनरल में, अभी जान ही रहे कि ऐसे क्यों होता है ना, अभी थोड़ा जनरल में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये अगर उसकी जो ग्रोथ होती है अगर हम रोक दें तो वो क्या होगा, वो जो सीडलिंग होगा, जो वो पौधा होगा, वो कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। सो प्लांट शो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो प्लांट जो होती हैं, जो मूवमेंट जो दिखाती है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो मूवमेंट होती है वो ग्रोथ की वजह से होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो प्लांट होता है वो मूवमेंट दिखाता है 2 रीज़न पे, एक तो ग्रोथ के लिए दिखाता है और दूसरा ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होता है, ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होता। जैसे कि छुई मुई पौधा में उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई थी, उसने मूवमेंट दिखाई लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई थी। लेकिन सीडलिंग के केस में उसने मूवमेंट दिखाई, रूट का नीचे जाना, स्टेम का ऊपर आना, उसने क्या दिखाई, ग्रोथ दिखाई, लेकिन वो किस पे डिपेंड थी, वो ग्रोथ पे डिपेंड थी। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जो ये इमीडिएट मतलब तुरंत जो रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस या स्टिमुलाई पे, तो वो अब पढ़ेंगे। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। अब क्या कह रहे हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट मतलब पहला कोई मूवमेंट सोचते हैं जैसे कि छुई मुई पौधे का। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, इसमें कोई ग्रोथ तो इन्वॉल्व होती नहीं है, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। तो फिर वो कैसे उसने मूवमेंट दिखाई, वो कैसे दिखाई कि उसने अपनी जो लीव्स होती हैं उसको क्या करा, उसने अपनी लीव्स में मूवमेंट दिखाई, अपनी लीव्स ही हटा ली, किस पे, रिस्पॉन्स टू टच। बट दे इज नो नर्वस टिश्यू, पर उसमें कोई नर्वस टिश्यू तो है नहीं, ना ही कोई मसल है। तो फिर हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच, तो प्लांट को कैसे पता चला टच के बारे में। हाउ डू द लीव्स मूव्स इन रिस्पॉन्स, तो फिर पत्तियां कैसे मूव हुई, उसमें ना नर्वस टिश्यू है ना मसल है, तो प्लांट ने कैसे पता लगाया कि उसे टच किया गया है और उसकी पत्तियां उस रिस्पॉन्स में कैसे मूव हुई हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। यह है आपका सेंसिटिव प्लांट, ऐसे दिखता है सेंसिटिव प्लांट या छुई मुई का पौधा। और फिर जब छूते हैं देखो ये है, अरे 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 एक मिनट, ये है और छूने के बाद कैसे हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाता है। उसने अपनी पत्तियों को कैसे कर ली, फोल्ड कर ली, और थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, उसको छूना बंद कर देते हैं तो वो वापस और खुल जाती हैं उसकी पत्तियां। If we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर उस प्लांट को जहाँ पे टच किया गया है और जहाँ प्लांट में मूवमेंट हुई है, जहाँ एक्चुअली मूव्स और जहाँ पे प्लांट को टच किया गया है, वो क्या होते हैं, वो दोनों पॉइंट डिफरेंट होते हैं, पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। उस पॉइंट से, टच वाले पॉइंट से डिफरेंट जगह पे मूवमेंट होती है। सो इंफॉर्मेशन दैट ए टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे टच हुआ है, जहाँ पे मूवमेंट प्लांट ने ना जो मूवमेंट दिखाई है कहीं और पे शुरू में, तो वहाँ से क्या हुआ है, वहाँ से इंफॉर्मेशन उस पॉइंट पे पहुँची है जहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई है, वहाँ पे पहुँची होगी। अगर सपोज ये लीफ है
मैंने यहाँ टच किया और मूवमेंट जो हुई है सबसे पहले यहाँ पे हुई है। तो क्या होता है छुई पौधे में जहाँ पे टच किया होता है, जहाँ पे मूवमेंट शुरू हुई है, ये वाला पार्ट है वो अलग होता है। यहाँ पे कैसे पहुँचा, यहाँ से यहाँ पे मैसेज पहुँचा। तो कैसे पहुँचा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का मैसेज शेयर हुआ है, इसका मतलब ये है। सो इन्फॉर्मेशन दैट ए टच हैज़ अकर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यहाँ पे क्या हुआ है, इनमें शेयर हुआ है। दिस प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है एक पॉइंट से दूसरे जगह पे पहुँचना, वो कैसे हुई है, वो हुई है इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्स के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा यूज़ हो रहा है, प्लांट क्या यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रिकल केमिकल, जो कि ये इंफॉर्मेशन पहुँचाता है एक सेल से दूसरी सेल में। बट अनलाइक इन एनिमल्स, एनिमल के डिफरेंट, अनलाइक मीन्स डिफरेंट देन एनिमल्स। देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। पर यहाँ पे क्या होता है, कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता प्लांट्स में जो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है। कंडक्ट मतलब जैसे कि नर्व सेल्स थी, वो क्या कर रहा था, लेके जा रहा था, है ना, उसमें ट्रेवल हो रही थी। ऐसे यहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं होते। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स, अब क्या है, एनिमल्स में क्या होता है, सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। अभी हमने क्या देखा था एनिमल्स में कि कुछ सेल्स होती हैं जो होती हैं अपनी क्या करती हैं, चेंज करती हैं शेप। हमने किस में पढ़ा था, अभी मसल सेल्स क्या कर रही थी, छोटा हो रही थी, क्यों हो रही थी, जिससे मूवमेंट टू हैपन, मूवमेंट हो। इंस्टेंट ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, उसमें क्या था, एक प्रोटीन था फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स। प्लांट में क्या होता है, वो चेंज करती हैं अपनी जो शेप होती हैं, वो चेंज करती हैं अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। प्लांट्स में क्या होता है, पानी की हेल्प से, पानी होता है प्लांट सेल में, क्या होता है, पानी होता है, उस पानी की हेल्प से वो क्या होती है, अपनी जो शेप जो होती है वो चेंज करती है। मसल सेल एनिमल्स में क्या था, प्रोटीन था। प्लांट सेल्स किससे चेंज कर रही है, पानी की हेल्प से अपने सेल को चेंज कर रही है, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग। अब पानी क्या कर सकता है, उसको पानी अगर सेल में चला गया तो वो क्या हो जाएगा, सेल हमारी फूल जाएगी। अगर सेल में से पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगी, हमारी सेल श्रिंक हो जाएगी। तो प्लांट की सेल क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, मतलब स्वेल और श्रिंक हो सकती है। एंड देयरफॉर क्या होगा, इसके वजह से चेंज होगा, शेप में चेंज हो जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, समझ में आया बच्चों? बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी क्लास। ओके, तो अब हम आज के लिए इतना ही करते हैं। आज की क्लास में 27 मिनट्स की हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। इस वाली क्लास में हमने पढ़ा मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ पे डिपेंड नहीं था। अब अगली क्लास में, कल क्लास में हम शुरू करेंगे जो है ग्रोथ पे डिपेंड। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।